हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज योर बॉय राघव अरोड़ा और आज गाइज हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो की। वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे, हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कैसे उनकी डायरेक्शंस को दिखाया जाता है, क्या रिप्रेजेंटेशन है और कैसे कैसे आप मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब समझा और हमने बहुत ही डिटेल में वेक्टर्स के बारे में समझा। आज इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग थोड़े क्वेश्चंस वेक्टर्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे और पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ी डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देर कर इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और यार वो जो नोटिफिकेशंस है ना उनको ऑन करके रखा करो, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार है। मैं वीडियोस डालता रहता हूं और आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, चलो देन वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। क्या नाम है टॉपिक का? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं वेक्टर्स की जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप से वो कौन सी है? पोजीशन वेक्टर। हम लोग समझेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अच्छा, जिन बच्चों ने यार प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, नीचे जाकर पहले उसको देख लो। 1 घंटे की वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है। ये मत समझा कि टाइम पास है, 1 घंटा भैया ने मेहनत करी है। पूरी देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर कोई क्वेश्चन अटकने की मेरे को नहीं लगता होगी नौबत। चलिए, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो गाइज, मैंने आपको सिखाया था कि अगर कहीं पर लिखा है ए बी वेक्टर, ठीक है, तो इसमें जो वेक्टर है वो कुछ इस तरह से कहीं पर रहा होगा और जो ए पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट होता है, बी पॉइंट कौन सा होता है? फाइनल पॉइंट। यानी कि ए बी वेक्टर के अंदर जो बी होता है वो होता है टर्मिनल पॉइंट, यानी कि जो बाद वाला होता है वो होता है टर्मिनल पॉइंट और जो पहले वाला होता है वो होता है इनिशियल पॉइंट। ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। ए बी के ऊपर ये एरो क्यों बना रखा है? बिकॉज हम वेक्टर डोनेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ ए बी लिखोगे तो वो स्केलर कहलाएगा। वेक्टर को दिखाने की ये नोटेशन होती है, ऊपर हम लोग एक एरो बना देते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर में क्या खास है? अगर आप किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं तो उस केस में क्या स्पेशल होता है? उस केस में सिर्फ एक चीज स्पेशल होती है। इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स क्या स्पेशल होता है? origin will always be the initial point। पोजीशन वेक्टर के केस में आप लोग बेसिकली पोजीशन वेक्टर से क्या समझ रहे हो? पोजीशन वेक्टर से हमें यह समझना चाहिए कि उस वेक्टर की पोजीशन क्या है। पोजीशन हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो इसका वही मतलब है गाइस। ठीक है, चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ओके गाइस, लेट मी ड्रॉ फॉर यू, गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। सपोज ये आपका क्या है? एक्स वाई प्लेन। और मैंने कंसीडर करा कोई वेक्टर ए बी। ठीक है, मैंने कंसीडर करा कोई ए बी वेक्टर इस तरह से। ठीक है, ए बी वेक्टर है तो ए पॉइंट कौन सा होगा? इनिशियल, और बी कौन सा होगा? फाइनल या फिर टर्मिनल। अगर बी ए होता तो रिवर्स हो जाता। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, तो हमने ए बी वेक्टर ड्रॉ करा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि आप बना दो मेरे को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर से क्या मतलब है? पोजीशन वेक्टर से आपको समझ आना चाहिए कि हम उस पॉइंट की पोजीशन पता करना चाहते हैं और उसकी पोजीशन को हम वेक्टर की हेल्प से
रिप्रेजेंट करेंगे। आप जब कभी भी कोई पोजीशन निकालते हैं, जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स किसकी रेस्पेक्ट में लिखते हैं, पोजीशन किसकी रेस्पेक्ट में निकालते हैं? आप निकालते हैं ओरिजिन की रेस्पेक्ट में। जब आप 2,4 लिखते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन, तो उसका मतलब होता है कि आप ओरिजिन से, ध्यान देना, ओरिजिन से आप x2 आगे चले हो x की साइड और 4 y की साइड चले हो, ठीक है। लेकिन होता तो ओरिजिन से है ना, मतलब ओरिजिन को हम रेफरेंस लेते हैं। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर कुछ भी नहीं है, वो भी एक नॉर्मल वेक्टर की तरह है, लेकिन हमेशा पोजीशन वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा? ओरिजिन होगा। और जिसका पोजीशन वेक्टर आप निकाल रहे हो वो क्या होगा? फाइनल पॉइंट होगा। एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो बेसिकली आप क्या करोगे? ओरिजिन से स्टार्ट करके आप क्या करोगे? ओरिजिन से स्टार्ट करके, ये लीजिए, ओरिजिन से स्टार्ट करके ए पॉइंट तक एक वेक्टर बना दोगे, और इसको अगर मैं आर वेक्टर नाम दे दूं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे कोई बी पूछे, चलो इसको स्मॉल ए नाम दे देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको स्मॉल ए दे देते हैं क्योंकि ये कैपिटल ए तक जा रहा है। सिमिलरली अगर कोई कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर पूछे, तो बेसिकली इनिशियल पॉइंट ओरिजिन रहेगा, पोजीशन वेक्टर मतलब उसकी पोजीशन बताने वाला वेक्टर, और बी पॉइंट की तरफ एक वेक्टर हम लोग बना देंगे। अगर मैं इस वेक्टर को नाम दे दूं स्मॉल बी वेक्टर, तो यहां से हम कह सकते हैं गाइस, यहां से हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल ए वेक्टर है वो क्या है? वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। सिमिलरली अगर आप स्मॉल बी वेक्टर की बात करोगे तो वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अच्छा, आप स्मॉल ए वेक्टर को ओ ए वेक्टर भी लिख सकते हो, सही बात है ना, बिकॉज ओ ओरिजिन है। और स्मॉल बी वेक्टर को आप ओ बी वेक्टर भी लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल, आंसर नहीं है ये, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर आपको दिया जाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, इसका मतलब कि ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाले वेक्टर की बात हो रही है। आशा करता हूं आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया होगा। इसमें और कुछ भी नहीं है, यह भी एक तरह का वेक्टर है जिसमें हमेशा इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन, और फाइनल पॉइंट जिस पॉइंट का आप ओरिजिन वेक्टर निकाल रहे हैं। आशा करूंगा गाइस आपको मेरी बात क्लियर हो गई। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम जीरो वेक्टर। इसको जीरो वेक्टर भी बोला जाता है और इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर? जीरो वेक्टर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कुछ ना कुछ तो भैया इसमें जीरो होने वाला है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ जीरो वेक्टर is a vector in which initial and final point coincides। एक ऐसा वेक्टर जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट वो खुद ही पॉइंट हो, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह आ जाएं, तो आप मेरे को सोचकर बताओ कि उस वेक्टर की लेंथ क्या होगी। लेंथ कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल देखोगे तभी तो लेंथ आएगी बीच की, तो उसकी लेंथ ऑब्वियसली जीरो होने वाली है। भाई मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके गाइस, अब मैं कह रहा हूं ये आपका क्या है? ये आपका है इनिशियल पॉइंट, और ये आपका क्या है? फाइनल पॉइंट। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड हो जाए, देखो ये लेंथ मान लेते हैं फिलहाल के लिए है कुछ 8 मान लेते हैं। अब अगर मैं फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट की तरफ लेकर चलूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेंथ कम हो गई, 4 हो गई। फिर से मैं कुछ करता हूं गाइस, ठीक है।
फिर से गाइज मैं इसकी लेंथ को थोड़ी और कम करने की कोशिश करता हूं, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट के और करीब लाता हूं, और कम करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन आप सोचो जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब कोइंसाइड हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी लेंथ ऑफ वेक्टर हो जाएगी, पहली बात तो जब ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे तो उस केस में ये जीरो वेक्टर बन जाएगा, और लेंथ ऑफ जीरो वेक्टर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ जीरो वेक्टर हो जाएगी 0 यूनिट्स। लेंथ क्या दिखाती थी, लेंथ का मतलब होता था मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर होता है वो क्या होता है 0 यूनिट्स। ऑब्वियस सी बात है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है जीरो वेक्टर का 0। चलो भाई वेक्टर है तो दो बातें डिस्कस करनी पड़ेगी भैया, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब ये बताओ जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड ही कर गया तो एरो किस तरफ है ये कैसे डिसाइड करोगे। तो मैं यहां पर आपको कहूंगा कि भाई मैं दो बातें कह सकता हूं। पहली बात, जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब बच्चे फिर क्लेम करेंगे भैया चाहे पॉइंट कोइंसाइड हो गई, ये एरो जो आगे वाला है कहीं तो होगा। सही बात है ना। जब बच्चों ने मेरे को ऐसा कहा तो मैंने उनको बोला देखो बच्चों, अगर तुम ऐसा बात कर रहे हो और तुम मान नहीं रहे कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि इसकी सारी डायरेक्शंस हैं। अब भाई जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड हो गया तो ये कुछ इस तरह का हो गया वेक्टर, ये छोटी सी बिंदी। अब मुझे इसके अंदर स्क्रीन के अंदर घुस के देखकर बताओ कि वो एरो की डायरेक्शन किस तरफ है, वो एरो की इस तरफ है या 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 इस तरफ है, किस तरफ है। आप जब मेरे को देख के बता दोगे उस दिन से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा जीरो वेक्टर की, ठीक है, तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा जीरो वेक्टर की तो वो क्या है, हर तरफ। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज आर्बिट्ररी and can be considered anywhere। यानी कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन हर तरफ है, जीरो वेक्टर हर तरफ है। बिकॉज मैं और आप देखकर बता ही नहीं सकते, जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड हो गया फिर कैसे बताओगे। सो आई होप आपको जीरो वेक्टर की कहानी समझ आ गई गाइस। क्या होता है जीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होता है 0 और डायरेक्शन आर्बिट्ररी, वी डोंट नो कहां पर है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वेक्टर्स। तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी क्या है, यूनिट वेक्टर। गाइज ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर, तो इसको ध्यान से समझेंगे आप, पल्ले बांध लेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है यूनिट वेक्टर? A vector that has a magnitude, a vector that has a magnitude of unity that is 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है गाइस, आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई। क्या होता है यूनिट वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ठीक है, कैसे डिनोट करा जाता है, लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। इस कैप का मतलब क्या होता है, कैप implies unit vector। मान लीजिए आपको मैं कुछ ना बताऊं, कुछ भी ना बताऊं और मैं लिख दूं आर कैप गिवन है और आपसे पूछूं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, तो कैप देखते ही समझ जाना कि ये एक यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा।
अब मैं आपसे पूछूं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो भैया मुझे नहीं पता, आप बताओगे तभी तो पता लगेगी। ये तो तय है कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो हो गई, अनलाइक जीरो वेक्टर, बिकॉज जीरो वेक्टर तो खत्म ही हो गया, होता एक पॉइंट बन गया, तो उसकी तो डायरेक्शन हम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन 100% होगी। ठीक है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन मुझे नहीं पता, जो भी होगी क्वेश्चन के हिसाब से देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कैप से डिनोट करा जाता है ये, और आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये लिखा जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं, जो जिसके लिए हम इसे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं थ्रू आउट वेक्टर्स एंड 3D। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस लिख लेंगे, इट इज generally used to indicate the direction of a vector. It is generally used to indicate the direction of a vector. आशा करता हूं गाइस आपको मेरी यहां तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो चलो भाई, ये बात तो समझ आ गई कि ये यूज आता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए। लेकिन अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं, क्या क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर फॉर अ गिवन वेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई वेक्टर गिवन है और मेरे को उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर निकालना है, पहली बात क्या मतलब होगा ऐसे यूनिट वेक्टर का जो किसी वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, इसका मतलब होगा कि जो वो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन तो गिवन वेक्टर के जैसी ही होगी, सेम होगी, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1। समझ रहे हैं आप? तो कैसे करेंगे, मेरे साथ सीखेंगे, और ये प्रोसेस आपको बहुत बार करना पड़ेगा थ्रू आउट दिस चैप्टर। मान लीजिए आपको कोई ये वेक्टर गिवन है, क्या नाम है इसका, आर वेक्टर गिवन है। ठीक है, आर वेक्टर गिवन है और आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की अगर मैं इसकी बात करूं, मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आर वेक्टर का मोड। क्या इसको मैं मैग्नीट्यूड बोल सकता हूं? अब बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है आर कैप, कैप लगाते ही मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन तो सेम रहने वाली है। अच्छा, अगर मैं आर वेक्टर लिखता हूं ऐसे, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड आर, लेकिन यूनिट वेक्टर इसको बनाने के लिए क्या मैं इसको मॉड आर से डिवाइड कर सकता हूं? आपको शायद क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, हो भी गया हो तो मेरे को मजा नहीं आया, आप विद एग्जांपल समझो। भाई एक बात बताओ, ये कोई वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम है z वेक्टर, हमें गिवन है z वेक्टर की जो लेंथ है वो है 8। ठीक है, सही बात है, और मेरे को निकालना है ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन तो z वेक्टर की तरफ ही हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मेरे को निकालना है z कैप। अब आप मेरे को एक बात बताओ, z वेक्टर गिवन है, तो जब z वेक्टर मैंने लिख दिया तो इसमें दोनों चीजें कंपनसेट हो गई, इसकी डायरेक्शन भी और इसका मैग्नीट्यूड भी। बेसिकली हमने इस पूरे पोर्शन की बात कर ली। ठीक है, ये पूरा का पूरा वेक्टर z वेक्टर है। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाना, भाई देखो z वेक्टर लिखा हुआ है यानी कि जो z कैप की डायरेक्शन होगी वो z वेक्टर की तरफ ही होगी, सही बात है ना, बिकॉज z वेक्टर मेंशन्ड है। ठीक है, अब अगर मैं इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं जो कि है 8, तो क्या मेरे को यूनिट वेक्टर मिल जाएगा? समझने की कोशिश करो बच्चों, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो कि भाई आप एक बात सोचो कि भाई ये कोई वेक्टर है, ये फिंगर मेरा कोई वेक्टर है,
इसकी लंबाई है 2 यूनिट्स। सही बात है, 2 यूनिट्स इसकी लंबाई है। मेरे को निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन तो सेम रखनी होगी। अच्छा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2। अगर मैं इसकी लेंथ जो कि 2 है उसको इसी की लेंथ से डिवाइड कर दूं, यानी कि जो ये वेक्टर है इसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर दूं, तो क्या इसकी लेंथ का जो पार्टीशन होगा क्या वो 1 हो जाएगी? आप खुद सोचो भाई। जब आपके पास 8 कोई नंबर गिवन है, अगर आप 8 को 8 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। 10 को 10 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। 20 को 20 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। जब कभी भी आप किसी नंबर को उससे डिवाइड करते हो तो आंसर 1 मिलता है। ठीक है, जब हमने यहां पर लिखा z कैप इक्वल्स टू z वेक्टर अपॉन 8, पहली बात तो जब आपने z वेक्टर लिख दिया तो इसमें मैग्नीट्यूड भी कवर हो गया और इसमें डायरेक्शन भी कवर हो गई। ठीक है, डायरेक्शन कवर हो गई बिकॉज ऊपर वेक्टर बना हुआ है। अगर सिर्फ z लिखता तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड हो जाता, लेकिन इसमें वेक्टर बना हुआ है मतलब कि z वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब अगर मैं इस z वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दूंगा और इसमें ऑलरेडी 8 का मैग्नीट्यूड अवेलेबल है, तो वो वाला मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड करेगा इसी के मैग्नीट्यूड से। जब डिवाइड होगा तो 8/8 कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो उससे मेरे को क्या पता लगा कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 1। ठीक है, इसको मैं एक और तरह से भी आपको समझा सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो बेसिकली जो मेरा आर वेक्टर लिखा जाएगा, आर वेक्टर क्या लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू आर कैप। अब बेसिकली आप देखो क्या हुआ, यूनिट वेक्टर की हेल्प से मैंने आर वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को अलग अलग कर दिया। वो कैसे? जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर है ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और आर कैप सिंपली क्या दिखा रहा है? सिर्फ इसमें क्या है? डायरेक्शन। बिकॉज आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो बेसिकली आर वेक्टर को मैंने अलग अलग करके अगर लिखना है तो मैं क्या करूंगा? उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर से। तो क्या यहां पर जो ये यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन दिखा रहा है? क्या इसकी सिग्निफिकेंस क्लियर हो गई? यूनिट वेक्टर की हेल्प से हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन मिल रही है, इसकी सिग्निफिकेंस समझ आई। और जो इसका मैग्नीट्यूड है, जब हम किसी दिशा को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक पूरा वेक्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, और इसकी लेंथ है 2। ठीक है, ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2a कैप। सही बात है, मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर। अब अगर मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स ए कैप। क्या इसकी डायरेक्शन पर फर्क पड़ा? क्या डायरेक्शन सेम रही? क्या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है? यूनिट वेक्टर पर कोई फर्क आया? आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ए वेक्टर ये था तो 2a वेक्टर की लेंथ इससे डबल हो जाएगी, 2a वेक्टर। लेकिन क्या इनकी दिशा बदली? क्या दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है? डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो किसी वेक्टर को। चेंज क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड। क्या आपको समझ आया यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका? यूनिट वेक्टर निकालने का एक ही तरीका है, क्या है? गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
गिवन वेक्टर। जिन बच्चों को समझ आई मेरी कहानी वो समझकर याद रख सकते हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया उनको तो ये याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज हम इसको अनंत बार यूज करेंगे, कोई सीमा नहीं है इसको कितनी बार यूज करेंगे, हम बहुत यूज होता है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इससे ही एक वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डेफिनेशन भी यहीं से आ रही है रिप्रेजेंटेशन की। गिवन वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से हमें क्या मिली, उस वेक्टर की दिशा यानी कि डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड से हमें क्या मिला, जब हमने उसे मैग्नीट्यूड करा तो उसको मिली उसकी लेंथ। तब जाकर वो वेक्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, बिकॉज एक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आशा करता हूं आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वैसे तो अभी हम आगे सीखेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चंस में यूनिट वेक्टर को, लेकिन फिलहाल के लिए टाइप्स में इतना बहुत है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स ध्यान से देखेंगे। वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज ब्ला ब्ला ब्ला। मैं नहीं लिख रहा हूं, बस इतना बहुत है, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट है और यहां से अगर आप वेक्टर्स ड्रॉ करने शुरू करोगे तो एक हो गया ये वेक्टर और एक हो गया ये वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स, एज सिंपल एज दैट। इसमें और कुछ भी नहीं है। कोई भी वो दो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो, वो कौन से वेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है गाइस, आशा करता हूं आपको यह भी समझ आ गया। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स। अब कोलीनियर का मतलब आपने लाइंस में क्या पढ़ा है, कोलीनियर का मतलब आपने लाइंस में पढ़ा है कि एक के ऊपर एक कोइंसाइडिंग लाइंस को शायद कोलीनियर बोलते हैं, ऐसा शायद आपने पढ़ा है। यहां पर डेफिनेशन समझेंगे जरा, वेक्टर्स की डेफिनेशन समझेंगे। वेक्टर्स के केस में क्या होते हैं कोलीनियर वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स which are parallel to given line, those vectors which are parallel to given line irrespective of their directions, irrespective of their directions। वो वेक्टर्स जो एक गिवन लाइन के पैरेलल हो irrespective of their directions, वो क्या होते हैं, कोलीनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइन है, अब इसके पैरेलल एक वेक्टर हो गया ये, 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 एक वेक्टर हो गया ये। ठीक है, इनको मैं नाम दे दूं अगर तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर। तो मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर क्या हैं, ये सारे के सारे कोलीनियर वेक्टर्स हैं। यानी कि वेक्टर्स के केस में ये नहीं फर्क पड़ता कि उनकी डायरेक्शन किस तरफ है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी है, मान लीजिए एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, तो ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, कोलीनियर वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। एक गिवन लाइन के पैरेलल कोई भी वेक्टर्स हो वो क्या होंगे, कोलीनियर वेक्टर्स। मान लीजिए एक वेक्टर ये
और एक वेक्टर यहीं से शुरू होता हुआ इससे थोड़ा लेंथ में ज्यादा, ये दोनों भी क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। वो वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं गिवन लाइन के इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन आर कोलिनियर वेक्टर्स। ध्यान रखेंगे, अगर अपोजिट भी हैं लेकिन पैरेलल हैं तब भी कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएगा। आशा करता हूं आपको मेरी बात क्लियर हुई है। एक क्वेश्चन से समझेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। टाइप्स पूरी कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। कोलिनियर समझ आ गया, एक गिवन लाइन के पैरेलल किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन का मतलब उसके पैरेलल होना चाहिए या फिर उसके अलोंग या फिर उसके अपोजिट, क्या कहलाएंगे आपस में, कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप क्या है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, आई थिंक इक्वल वेक्टर्स मैं लास्ट वीडियो में लिखवा चुका हूं, स्टिल फॉर द सेक ऑफ राइटिंग लिख लेते हैं। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनमें सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और उसमें मैं इक्वल वेक्टर्स ड्रॉ करना चाहता हूं, तो एक वेक्टर हो गया ये और दूसरा वेक्टर हो गया ये। क्या इन दोनों की लेंथ है वो सेम है? मतलब मेरी ड्राइंग पर मत जाओ, समझो मेरी बात को, लगभग सेम है। वैसे हमेशा ऑलवेज सेम होगी, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो बिल्कुल सही प्रिंट करूंगा। ये तो मैं आपको टीच कर रहा हूं तो दिख नहीं रहा है। क्या इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ बिल्कुल सेम है? सही बात है, इन दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? क्या दोनों उसी तरफ देख रहे हैं? क्या दोनों उसी डायरेक्शन में हैं? डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर्स को मैं क्या कह सकता हूं, डायरेक्शन भी इनकी सेम है। इन दोनों वेक्टर्स को मैं क्या कह सकता हूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। अब बात करते हैं यहां पर, एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये। ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर के बराबर है? जी हां, लेंथ तो उनकी बिल्कुल सेम है। क्या डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन किसे डिनोट करते हैं, सी कैप, सी का जो यूनिट वेक्टर है और जो डी का यूनिट वेक्टर है, क्या वो पैरेलल हैं? क्या वो सेम डायरेक्शन में हैं? जी नहीं, एक इस तरफ है तो एक अपोजिट तरफ है, ठीक है। क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो आई कैन से कैन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। अब एक बात बताओ, इक्वल तो नहीं है, क्या मैं कह सकता हूं ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं? क्या कोलिनियर वेक्टर्स के केस में डायरेक्शन अपोजिट होने पर फर्क पड़ता था? भाई गिवन लाइन के पैरेलल होना चाहिए। अगर मैं इनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इनके पैरेलल, कोशिश करता हूं बनाने की बट समझ जाना तुम लोग, इनके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, क्या ये दोनों के दोनों इस लाइन के पैरेलल हो गए? इस लाइन के पैरेलल क्या ये दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं? उनके डायरेक्शंस कुछ भी हैं, क्या इस लाइन के पैरेलल हैं? जी हां हैं। तो अपोजिट वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड भी कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है बट कोलिनियर वेक्टर्स हैं। दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। आशा करता हूं गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम ही डायरेक्शन हो। समझ रहे हो आप? लास्ट देखेंगे गाइज, लास्ट है नेगेटिव वेक्टर।
नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ये किसी गिवन वेक्टर के रिस्पेक्ट में होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर फॉर अ गिवन वेक्टर is a vector having negative vector for a given vector is a vector having same magnitude as given vector। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन वेक्टर जैसा सेम होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन, पर जो उसकी डायरेक्शन होगी वो उस वेक्टर के अपोजिट होगी। और ये कैसे डिनोट करा जाता है? सिंपली एक नेगेटिव साइन लगाकर। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव वेक्टर फॉर ए गिवन वेक्टर है ए वेक्टर, क्या होगा? माइनस ऑफ ए वेक्टर। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। नेगेटिव वेक्टर फॉर ए वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर। अब समझते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया। बेसिकली आपका एक वेक्टर था, आपका एक गिवन वेक्टर था ए वेक्टर, आपका एक गिवन वेक्टर था, ये रहा आपका गिवन वेक्टर ए वेक्टर, इसको नाम दे दिया ए वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर बेसिकली क्या है? नेगेटिव वेक्टर है एक ऐसा वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड तो इसके जैसा सेम रखता हो, बस उसकी जो डायरेक्शन हो वो क्या होगा? इस अपोजिट। तो ये क्या है? माइनस ए वेक्टर। जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ही उसके नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। लेकिन नेगेटिव साइन से क्या हो जाता है? सिर्फ डायरेक्शन पलट जाती है, ठीक है। और नेगेटिव वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहां से नोट निकल कर आ रहा है एक, जो आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाइंग अ गिवन वेक्टर बाय -1 will simply reverse its direction। सिंपली क्या होता है? सिंपली रिवर्स हो जाते हैं इट्स डायरेक्शन। अगर आप किसी गिवन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो -1 से, जैसे माइनस ए वेक्टर आपने -1 से मल्टीप्लाई तो करा इसको, नेगेटिव वेक्टर, तो वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ डायरेक्शन जो है आपकी वो रिवर्स हो जाती है। यानी कि अगर ए वेक्टर इस तरफ है तो माइनस ए वेक्टर इस तरफ होगा, अगर ए वेक्टर ऊपर है तो माइनस ए वेक्टर कहां होगा? नीचे होगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई। नेगेटिव से क्या होता है? सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो -1 से तो डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन जो 2 आपने ऐड कर दिया उससे उसकी नेगेटिव में लेंथ भी बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ए वेक्टर कुछ इस तरह से है तो -2a वेक्टर आपका लेंथ तो डबल हो जाएगी और डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर ए वेक्टर इस तरफ है तो आपका -3 वेक्टर कैसा होगा? डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, लेकिन 3 की वजह से अपोजिट में लेंथ भी 3 टाइम्स हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? सिंपली उसका अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी सारी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो इतना ही था टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अच्छा, एक बात मैंने आपको और सिखानी है, ठीक है, वो क्या है? फ्री वेक्टर्स के बारे में। हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ेंगे, जितने भी हमारे सिलेबस में वेक्टर्स हैं, वो सभी क्या हैं? फ्री वेक्टर्स हैं। दीज आर, क्या होते हैं वेक्टर्स? दीज आर दोज वेक्टर्स which can be parallelly displaced without changing their
direction. These are those vectors which can be parallelly displaced without changing direction. भैया क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ऐसे वेक्टर्स जिनको आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन. मान लीजिए ये कोई वेक्टर था और आपने इसको यहां से उठाकर, कहां से उठाकर, यहां से, कहां से, इधर से. मैं कैसे उठाऊं? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आपने इसको यहां से उठाकर यहां रख दिया, कहीं भी रख दिया. आप इसको पैरेलली जैसे मर्जी डिस्प्लेस कर सकते हो और यहां रख दिया. क्या इसकी डायरेक्शन में फर्क आया? पहले यहां था, मेरे को पैरेलली थोड़ा आगे कर दिया तो मैं यहां हो गया, लेकिन क्या मेरी डायरेक्शन वहीं पर है? तो इस चीज को बोला जाता है पैरेलल डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज अगर आपने वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर बदल जाएगा, लेकिन अनलेस आप उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रहे हो, आप उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहे हो, तब तक वो वेक्टर नहीं बदलेगा. जैसे कि मैंने इसको पैरेलली उठाकर यहां से उठाकर ऊपर रख दिया, क्या इसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव आया? जी नहीं. क्या इसके मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव आया? जी नहीं. तो इनको क्या बोला जाता है? हमारे सिलेबस में फ्री वेक्टर्स हैं, सबके सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप दुनिया के सारे वेक्टर्स अपने 12th के सिलेबस में उठाकर कहीं से कहीं रख सकते हो, लेकिन कंडीशन है उसकी डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए. पैरेलली उठाकर चाहे आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, लेकिन ये जो ये है ये फिक्स रहेगा. अगर आपने ये वेक्टर है इसको उठा लिया एक बार तो आप इसे ऊपर ले जाओ, आगे ले जाओ, नीचे ले जाओ, पीछे ले जाओ, लेकिन ये रहेगा ऐसा का ऐसा. इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो इसकी डायरेक्शन बदल गई. इसको बोलते हैं पैरेलल डिस्प्लेसमेंट. तो आप लोग वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो. इट इज अलाउड एंड इट विल नॉट चेंज द वेक्टर बिकॉज द डायरेक्शन इज सेम एंड द मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो सेम. और वेक्टर में होता ही क्या है? उसकी डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड. ना आपने डायरेक्शन बदली ना उसका मैग्नीट्यूड बदला तो फिर वेक्टर भी नहीं बदला. ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी ये बात भी क्लियर हो गई होगी. चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या देखें? चलो एक फिगर बनाता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे. एक फिगर बना रहा हूं, ये ओके, देन ये ओके, देन और बनाते हैं ये. ठीक है, ये ओके, देन और बनाते हैं, आई एम सॉरी, कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की जो कॉन्सेप्चुअली आपको सारी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्लियर कर दे. देन ये ओके, ठीक है, ये है भाई क्वेश्चन. इसको नाम दिया ए वेक्टर, इसको नाम दिया बी वेक्टर, इसको नाम दिया सी वेक्टर, इसको नाम दिया डी वेक्टर. ठीक है, और जो इसकी लेंथ है ये है 1. ठीक है, ओके, सो इसकी लेंथ भी कितनी हो गई? 1 हो गई, और नीचे वाले की लेंथ मेरे को नहीं पता. तो क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई which vectors are, first part, कोलिनियर वेक्टर्स. कौन से वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हैं? सेकेंड पार्ट, कौन से वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं? ओके. थर्ड पार्ट, कौन से वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं? दिस इज योर क्वेश्चन. बताओ भाई कैसे करें? ध्यान देंगे. कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जो आपस में पैरेलल कह लो, या तो, लेकिन आई एम सॉरी, या तो आप आपस में पैरेलल कह लो, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन.
क्या मैं यहां पर कह सकता हूं ए वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर है? भाई ए वेक्टर और सी वेक्टर को कोलिनियर कह सकते हो, दोनों ऐसे ऐसे, सही बात है, ए वेक्टर और सी वेक्टर हो गए कोलिनियर। लेकिन क्या डी वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर है? सोच के देखो, क्या सी वेक्टर, डी वेक्टर और ए वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो क्या ये तीनों के तीनों उसके पैरेलल आएंगे? अगर मैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन एल है, तो क्या ए वेक्टर एल के पैरेलल है? हाँ है। क्या सी वेक्टर एल के पैरेलल है? हाँ है। क्या डी वेक्टर एल के पैरेलल है? हाँ है। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए? कोलिनियर। बच्चा डी वेक्टर पता नहीं क्यों छोड़ देता है कि ये सेम डायरेक्शन में नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। गाइस, इसमें एंटी पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वेक्टर्स में एंटी पैरेलल जैसा कुछ भी नहीं होता, सिंपली कोलिनियर कहलाएगा। जो भी वेक्टर्स एक गिवन लाइन के पैरेलल है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में है चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, पैरेलल रहने चाहिए गिवन लाइन के, कोई भी आर्बिट्ररी लाइन जैसे मैंने बनाई, तो वो कोलिनियर की कैटेगरी में आएंगे। नाउ लेट्स मूव टू इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, ए वेक्टर और सी वेक्टर, क्या इनको मैं इक्वल वेक्टर्स कह सकता हूं? ए वेक्टर ये वाला और सी वेक्टर यहां से शुरू होकर यहां से शुरू होकर ऊपर तक ये वाला, क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल हैं? वो सॉरी इक्वल हैं? आप खुद सोच के देखो, ए वेक्टर ये रहा, क्या सी वेक्टर सिंपली ए वेक्टर का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है? अभी तो पढ़ाया, अगर मैं इस ए वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके, डायरेक्शन तो ऊपर ये चेंज नहीं हो रही, उठाकर सी वेक्टर के ऊपर रख दूं तो क्या सी वेक्टर पूरा ढक जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े हैं ना, पूरा का पूरा क्या अगर ए वेक्टर को उठाकर सी के ऊपर रख दिया तो क्या वो ढक जाएगा? क्योंकि वो ढक जाएगा तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम है। देखो दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, डायरेक्शन सेम हो गया, मैग्नीट्यूड दोनों का बिल्कुल सेम 1 1, तो क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं? जी हां, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं, बिकॉज डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। लेकिन क्या ए वेक्टर और डी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं? दो डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी मान लीजिए 1 है। क्या ए वेक्टर और डी वेक्टर सेम है, इक्वल वेक्टर्स हैं? जी नहीं, क्योंकि ऑल्दो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इज नॉट सेम, डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। ए वेक्टर ऊपर, डी वेक्टर बिल्कुल नीचे। आप ए वेक्टर को ऐसा का ऐसा उठा के तो कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको रोटेट करके इसका जो एरो है वो नीचे नहीं ला सकते, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट नहीं है वो। तो इसलिए सिर्फ ए वेक्टर और सी वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर होंगे, डी वेक्टर नहीं होगा किसी के भी इक्वल, ना सी के ना ए के। ओके ग्रेट। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर को कोई लेना देना नहीं, मेरी डायरेक्शन क्या है, जितने भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है वो कहलाएंगे यूनिट वेक्टर। तो इस केस में ए वेक्टर, देन सी वेक्टर और देन डी वेक्टर, ये तीनों के तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये कहलाएंगे यूनिट वेक्टर। आशा करता हूं आपको मेरी बात क्लियर हो गई है। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी बात और कॉन्सेप्ट थोड़ा पकड़ में आ गया है। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और देखते हैं और कहानी खत्म करते हैं। ट्रू फॉल्स, छोटे बच्चों की चीज लेकिन मजेदार, ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन है? आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या कोलिनियर होंगे? भाई ए वेक्टर अगर ये रहा, ठीक है, तो माइनस ए वेक्टर कैसा दिखेगा? माइनस ए वेक्टर दिखेगा ऐसा, सही बात है। ठीक है, अगर हल्का सा टेढ़ा हो रहा हो तो एडजस्ट कर लेना, ये बिल्कुल पैरेलल है। अगर ये ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर जस्ट अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड वाला। क्या ये दोनों के दोनों अगर मैं आर्बिट्ररी लाइन इस तरह की कोई बनाऊंगा तो इसके पैरेलल हैं? क्या ये इस लाइन एल के पैरेलल हैं? जी हां, ये दोनों इस गिवन लाइन के पैरेलल हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले भी, इसमें एंटी पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये दोनों के दोनों कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। कोलिनियर के केस में पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों ही वेक्टर्स कवर होते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, लेट्स मूव टू अवर सेकंड पार्ट। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या मैंने ऐसा पढ़ाया कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? भाई ये लो ए वेक्टर, ठीक है, रुको, ये लो ए वेक्टर, ओके, ये लो बी वेक्टर, ओके, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। क्या दोनों के दोनों कोलिनियर हैं? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, दोनों के दोनों कोलिनियर हैं। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के? बी वेक्टर की लेंथ देखो ए वेक्टर से कितनी ज्यादा है, जी नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। कोलिनियर होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। एक गिवन लाइन के या फिर आपस में पैरेलल, इधर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स को कोई मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड से। ठीक है, आशा करता हूं आपका कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पार्ट, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ये भी जरूरी नहीं है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। भाई एक वेक्टर ये रहा और इसका मैग्नीट्यूड है 1, दूसरा वेक्टर ये रहा और इसका मैग्नीट्यूड भी है 1। क्या ये दोनों आपस में कोलिनियर हैं? एक इधर डायरेक्शन में है, एक उधर डायरेक्शन में है। क्या ये आपस में कोलिनियर हैं? बिल्कुल भी नहीं। सेम मैग्नीट्यूड बट नॉन कोलिनियर, सेम मैग्नीट्यूड बट नॉन कोलिनियर। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है? फॉल्स। कोई जरूरी नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड वाले कोलिनियर होंगे। ठीक है, और यह भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका सेम मैग्नीट्यूड होगा। लास्ट पार्ट देखेंगे, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड है वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। सोच के देखो, सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल कैसे? इक्वल कब कहते हैं हम वेक्टर्स को? जब सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो। लेकिन कोलिनियर वेक्टर के केस में आप लोग देख सकते हो कि यह सिनेरियो भी तो आ सकता है फर्स्ट पार्ट वाला। क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और -1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है? सही बात है। डायरेक्शंस तो अब भी डिफरेंट है, डायरेक्शंस नॉट सेम। क्या ये दोनों कोलिनियर हैं? कोलिनियर तो हैं, लेकिन क्या इक्वल हैं? जी नहीं, फोर्थ वाले पार्ट में भी इक्वल नहीं है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है गाइस, आशा करता हूं आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए देन, आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जबरदस्त वीडियो के साथ। ऐसे ही समझाऊंगा बहुत डिटेल में कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, चलो देन, ओके, गुड बाय। वीडियो को लाइक करके जाना और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।